हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल लाइफ साइंस कैफ़े पे। और आप देख रहे हो हिस्ट्री 6 क्लास के, जिसमें हम 5th चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। कि एक शंकरन बच्चा है, जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और वो चाहते थे कि मतलब सबसे पहले केंद्र पर पहुँचे जहाँ पे वोट डल रही है। अब उसके नाना जी ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि आज हम अपने शासकों को चुनने जा रहे हैं, मतलब जो हमारे नेता होंगे वही हमारे शासक हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। कुछ लोग शासक कैसे बने। देखो, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, ठीक है। अभी पिछले 50 सालों से ऐसा हो रहा है कि हम वोट डालते हैं और अपना शासक चुनते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने 4 अध्याय में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। मतलब कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करते थे और राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, ठीक है। मतलब जैसे आपने रामायण में सुना है, ठीक है। तो अगर वो रोकेगा तो उसे लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। मतलब अगर कोई घोड़े को रोक लेगा तो मतलब वो यज्ञ को रोक रहा है, और जब वो घोड़े को रोकेगा तो घोड़े को भेजने वाले राजा से उसे लड़ाई करनी पड़ेगी। और अगर नहीं रोक सकता तो वो खुद ही ये मतलब इंडिकेट कर रहा है कि वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। मतलब जो राजा अपने इलाके से, अपनी जगहों से इस अश्वमेध के यज्ञ करने वाले राजा के घोड़े को अगर जाने दे रहे हैं, तो यज्ञ करने वाला राजा उन सभी राजाओं को आमंत्रित करेगा और वो सभी राजा उनके लिए उपहार लेकर आएंगे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां और पुत्र को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। मतलब सारे लोग ही अनुष्ठान करते थे, उसकी रानियां भी, उसके बेटे भी, तो सब, ठीक है। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर होता था, कि दूसरे राजा देखें कि किस तरह से ये यज्ञ होता है। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। विष अर्थात वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। आपने पढ़ा था कि जन मतलब सामान्य लोग और विष मतलब वो भी सामान्य लोग। तो वो सामान्य लोग सारे उपहार लेकर आते थे, लेकिन सभी में उनको नहीं बुलाया जाता था। फिर है वर्ण। वर्ण क्या होता है। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, ठीक है। जिस समय में ये होता था उस समय ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण, एक सेकेंड, वर्ण क्या होता है कि उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, ठीक है। सबसे पहले ग्रंथ कौन सा था, ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ रचे गए उनको उत्तरवैदिक ग्रंथ कहते हैं। और ऋग्वेद के बाद कौन कौन से ग्रंथ थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल थे। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, जैसे यज्ञ करने के और उनके संपादन की विधियां बताई गई है, ठीक है। पुरोहितों ने ही इनको रचा है और उन्होंने इसमें क्या बताया गया है कि अनुष्ठान कैसे करते हैं, उसका संपादन कैसे करते हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जैसे पुरोहित होता था, योद्धा, कृषक, पशुपालक, शिकारी, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला और जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। कई तरह के लोग थे समाज में। जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे, ठीक है। कुछ धनवान में मतलब ज़्यादा पैसे वालों में कौन आ गया, पंडित और वैभवशाली और योद्धा वैभवशाली,
और फिर किसान थोड़े बहुत, और फिर व्यापारी। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्राहक क्या थे? गरीब थे। तो इस तरह से अमीर और गरीब के हिसाब से दो ग्रुप हो गए। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। लोगों का बंटवारा जिस जैसे कास्ट बना दी, तो उनको क्या कहते थे? वर्ण। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित कर था, ठीक है, उनके अनुसार, मतलब पुरोहितों के अनुसार। सबसे पहला क्या था? ब्राह्मण। उनका काम क्या था? अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, जिसके लिए उनको उपहार भी मिलता था। फिर पहला आ गया ब्राह्मण, ठीक है। दूसरा शासक था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, जिनका काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। अब तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे, जिसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे, ठीक है। तीसरे में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। किसको? क्षत्रिय को और वैश्य को। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का आता है। शूद्र का मतलब यहाँ पे ये है कि ये तीनों वर्णों की सेवा करने वाले लोग थे। इनमें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था इन लोगों को, ठीक है, जो शूद्र के थे। और औरतों को भी शूद्र के समान ही माना गया था। महिला और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। मतलब उस जमाने से महिलाओं को तुच्छ माना गया, और आज भी मानते हैं कई जगह पर, ठीक है। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। मतलब पुरोहित, जो पंडित लोग ने कह दिया वो सच था। अब उनके अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। जन्म के आधार पर कैसे? अगर कोई इंसान हवन करता है तो वो पुरोहित कहलाएगा, उसका बच्चा, होने वाला बच्चा ही पुरोहित कहलाएगा, ठीक है। दूसरा कोई पुरोहित नहीं कह सकता खुद को। जैसे कि ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत किसे माना गया? जैसे कि शिल्पकार है या शिकारी है या भोजन संग्राहक है, वो सब क्या थे? अछूत। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाते थे। मतलब अगर कोई इंसान मर गया, उसको जलाने और दफनाने का काम जो कर रहा है वो अछूत है। इन लोगों के संपर्क में आना अपवित्र माना जाता था, ठीक है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ लोग ऐसे थे, आप जैसे या मेरे जैसे लगा लो, जिन्होंने ये चीज़ें नहीं मानी। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं मानते थे। आज भी ऐसा होता है कि जो लोगों को क्या है, आरक्षण चाहिए जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वो पसंद नहीं करते। कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं। ऐसे तब भी था। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया और अब क्यों करते हैं, आप ये भी सोच सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जनपद की। अब यहाँ देखो कि चित्र में चित्रित धूसर पात्र, ये धूसर पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने में किया जाता होगा, ठीक है। अब जनपद की बात कर लेते हैं। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता था, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास ये क्या है, अतरंजी खेड़ा, ठीक है। कहाँ कहाँ है ये? एक तो दिल्ली में मिला, एक उत्तर प्रदेश में मिला, एटा के पास अतरंजी खेड़ा और मेरठ के पास हस्तिनापुर। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है, ठीक है। ऐसे बर्तन थे जिन पे कुछ डिज़ाइन होते थे। अब बात करते हैं महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा गया, ठीक है। कुछ जनपद,
ठीक है। जनता के द्वारा जो राजा चुने गए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, उनको महाजनपद कहा गया। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों तरफ लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि, मतलब कि वो कितने समृद्ध हैं और शक्तिशाली हैं, इसका प्रदर्शन किया। दीवार खड़ी करने का मतलब सुरक्षा ही नहीं, अपनी पावर को भी दिखाना था। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल होता होगा, ठीक है। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता पड़ती थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चे इसके लिए अथक परिश्रम करते थे। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। मतलब अगर आप एक ऊंची दीवार खड़ी कर रहे हो तो बहुत सारी मेहनत लगेगी, बहुत सारे लोग काम करेंगे, ईंट पत्थर चाहिए होंगे। अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियंत्रित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में अध्याय 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। महाजनपद के राजा ऋग्वेद में उल्लेख राजाओं के किस प्रकार भिन्न थे, ठीक है। हमने बताया था ना कि उन राजाओं की जो ऋग्वेद में राजा बताए गए हैं, उनकी कोई सेना नहीं होती थी, उनके ऐसे कोई गुलाम नहीं होते थे, वो ऐसे कोई अनुष्ठान नहीं करते थे, वो राजा अलग तरह के थे, उनके कोई किले नहीं होते थे। पढ़ा था ना हमने पिछले चैप्टर में, अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा से उस चैप्टर को देखना। फिर है कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था, ठीक है। ये देखो किस तरह की दीवार वो बुनते थे। फिर है कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। पैसा भी चाहिए होता था, पावर भी चाहिए होती थी। फिर इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। मतलब जब लोग उनको कुछ देंगे तभी उनका काम चलेगा, इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं थे। अब उन्होंने कर वसूलना शुरू कर दिया था। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। मतलब फसल तो हर साल होगी, है ना, तो वो कर तो उनको पक्का ही मिलेगा, तो इसलिए उनका थोड़ा सा गुजारा आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। पराये उपज का 1/6 जो पार्ट था वो कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता है, ठीक है। 1/6वां हिस्सा जो है भाग कहा जाता था। कौन सी किस चीज़ का? फसल का। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो पराये श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। मतलब अगर आप कारीगर हैं तो आपको राजा के लिए काम करना पड़ेगा, यही आपका कर है। जैसे कि बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। फिर है पशुपालक, उनको भी कर देना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। मतलब हर तरह से राजा को कुछ ना कुछ दो। आखेटक और खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या कर देते होंगे, आप बताओ, ठीक है। सोचा करो ऐसी चीज़ें कि उस टाइम पे क्या होता था। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप गूगल सर्च किया करो। फिर कृषि में परिवर्तन, खेती बाड़ी में क्या परिवर्तन हुए। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। जो हल के फाल थे ना, अब लोहे के बनाने शुरू कर दिए। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। आपको पता ही है लोहा ज़्यादा मजबूत होता है तो ज़मीन को अच्छे से उखाड़ देगा। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेती में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौध तैयार करना, उनका रोपण करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते हैं, ठीक है, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर कमकार करते थे, ठीक है। तो मतलब खेती का इतना ज़्यादा उपज उनको मिलने लग गई। राजा और एक प्राचीन गणराज्य, यहाँ पे फोटो तो गायब है लेकिन फिर सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण में क्या है, मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। मगध आपको ढूंढना ही है, ये ऐसा नहीं कि लिखा है आपने छोड़ दिया। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी।
मतलब नदियों का हमेशा ही अच्छा योगदान रहा है लोगों को बसाने में, वहाँ की तरक्की का बहुत ज़्यादा मतलब उनका योगदान है। ठीक है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं कि जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थी। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक कौन कौन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु भी कहते हैं। तो मगध के दो राजा कौन हुए? बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, 3 हो गए अब मगध में। 2 कौन थे? एक बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा महापद्मनंद। ठीक है, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया। बिहार में राजगृह है। राजगृह क्या है? जो आधुनिक राजगीर है वो कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बिहार में राजगृह उसकी राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज पटना है ना, पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। 2300 साल से भी पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर ने क्या सोचा कि मैं पूरे विश्व को अपना गुलाम बना लूं। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, तो भारत के जो राजा थे उनके पास इतनी पावर होने के बाद सिकंदर के सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाएंगे? मगध में। फिर है वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। मगध के पास क्या था? वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली, जो अब बिहार में है, उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। जहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। वहाँ की शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? गण। अब देखो गण क्या है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ क्या है? संघ अर्थात संगठन या सभा। ठीक है, फिर है गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ठीक है, ग्रुप है लोगों का, उसको क्या कहते हैं? गण या संघ। तो सारे राजा थे और सारे शासन करते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कम्मकर इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है, मतलब फिर से यहाँ पे दिखाया गया है कि लेडीज़ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। फिर बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ के से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी क्या है? अलग से एक राज्य है, तुमने पढ़ा है अभी अभी, और उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। ठीक है, शक्तिशाली राज्य था वज्जी भी। ठीक है, फिर वज्जी संघ का एक वर्णन घीय निकाय से लिया गया है। यहाँ पे देखो, वज्जी संघ का यह वर्णन घीय निकाय से लिया गया है। दिघ, ठीक है, दिघ से। दिघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसको याद कर लेना कि दिघ निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, जिसमें करीब 2300 साल पहले जिसे लिखा गया था। फिर है अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु को पढ़ लेते हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उससे प्रश्न पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। और चौथा है कि बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। कि मतलब उनका कहना ये था कि आप वज्जी पर आक्रमण ना ही करें। ठीक
ठीक है। वज्जी महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ये उनके, जब तक ये होता रहेगा वज्जी में, उनको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। फिर कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, मतलब सबको ही लगता है कि अगर इतना अच्छा वहाँ पे है सब कुछ तो हम उनको जीत लें। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चला। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, और इसके बाद तुम इसे अध्याय 10 में पढ़ोगे। अन्यत्र क्या है, अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र की स्थापना सबसे पहले किसने की? 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने, ठीक है। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर से कम क्या है, वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। मतलब एक साल में एक सभा 40 बार बुलाई जाएगी जो महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी, जैसे कि एक डब्बे में नाम लिख के डाल दो और किसी बच्चे से निकलवा लो या किसी भी तरीके से, तो फिर जो निकलेगा वही वहाँ का शासन बनेगा। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, ठीक है। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। फिर से देखो यहाँ औरतों के बारे में मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि इम्पोर्टेंस औरतों को कब मिली थी। जब आएगा ना कि कब मिली थी तब आपको पता चलेगा। व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। नागरिक कौन नहीं था एथेंस का? एक तो औरतें नहीं थी, दूसरा व्यापारी नहीं थे जो बाहर से लोग आए थे, तीसरा दासों को भी क्या वहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं थी, ठीक है। अब उपयोगी शब्द यहाँ पे देखो, राजा, अश्वमेघ, वर्ण, महाजनपद, जनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण, वैसंग और प्रजातंत्र, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस चैप्टर को फिर से सुनना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप आप इंजॉय करते हो और चैप्टर की डिटेल इसलिए आपको मैं सुनाना चाहती हूँ कि आपको पता चल जाए चैप्टर में क्या है। और अगर आपको कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में जाके लिख दिया करो, ठीक है। बार बार मैं कहती हूँ आपका ही भला है और मेरा भी इसमें कुछ फ़ायदा है, तो लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, शायद किसी की मदद हो जाए। थैंक यू।